Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. या जैसे मैं ऑफिस में भी होता था पहले, तो मैं बताता हूँ कि मैं ना फोन में क्या कहते हैं क्विज खेलता रहता था। बहुत मजा आता था क्विज खेलते समय। सबको लगता था मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे क्विज खेल रहा होता था और वो बहुत हेल्पफुल है। गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं, घर पे सेफ हैं। ठीक है, आज का सेशन बड़ा ही स्पेशल सेशन है क्योंकि आज हमारे साथ CGL 2018 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। CGL 2018 का रिजल्ट 1 अप्रैल को आया था, जिसमें अराउंड 11,000 कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये रिजल्ट 3 साल बाद आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड रिजल्ट रहा है ये अब तक के CGL में। ठीक है, और वो खुशी, वो सेलिब्रेशन जो इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और इनके फैमिलीज ने किया है, हम समझ सकते हैं, हम वो इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बढ़िया मोमेंट रहा होगा इन लोगों के। टेक्स्ट बुक से जुड़े कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो एज अ टेक्स्ट बुक टीम हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं और उन सभी कैंडिडेट्स को तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और उन सबको उनके आगे के जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। तो उन्हीं सब कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स आज हमारे साथ हैं, तो आइए आज इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले गौरव, आप शुरू करिए, अपने बारे में बताइए, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं मुंबई से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है, केंद्रीय विद्यालय से बेसिकली मेरी पूरी स्कूलिंग रही है। उसके बाद फिर जैसे ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट करते हैं वैसे मैं भी इंजीनियरिंग के पीछे भागा। फिर इंजीनियरिंग वगैरह हुई तो फिर उसके बाद IT सर्विसेज मेरा भी वही था, वहाँ पे मैंने 1.5 से 2 साल लगभग जॉब किया है। तो उसी के बीच में यही थॉट प्रोसेस था कि अभी आगे क्या करना है, यहीं पे IT सेक्टर में सेटल होंगे या फिर GRE करेंगे, MBA करेंगे। और फिर ऐसे कर करके पूरा ज़ीरो डाउन किया कि नहीं करना है तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, या तो UPSC करेंगे या फिर ये SSC है ये देख लेते हैं। तो फिर मैंने ये SSC का सिलेबस देखा तो लगा कि हाँ ये है, मतलब कर लेंगे, 1 साल में यही कर सकते हैं, UPSC ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो फिर उस चक्कर में कि जल्दी हो जाएगा के चक्कर में यहाँ पे आ गए SSC में। बट फिर यहाँ पे भी अभी 3 साल तो हो गए हैं, बट अभी जो भी है इन दी एंड मतलब अभी रिजल्ट आ गया तो काफ़ी सुकून सा लग रहा है कि चलो अभी मतलब रिलीव्ड है। एंड आपको क्या पोस्ट मिली है इसमें? इसमें मेरी रैंक रही है 2691 और मुझे पोस्ट मिली है CGDA ऑडिटर की और मेरे मार्क्स है अभी तक 573.8। साजिद, आप अपने बारे में बताएं एंड आपको क्या पोस्ट मिली है वो इसके बारे में बताइए। मुझे पोस्ट मिली है ASO इन CSS और मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने भी ऐसे जैसे गौरव ने बताया तो मैंने भी बीटेक किए। बीटेक करने के बाद मैंने एक IT कंपनी में जॉब की है अराउंड 4 ईयर्स। फिर उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब इस काम को मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता और मतलब कुछ ऐसा मज़ा भी नहीं आ रहा था और ये भी नहीं था कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है ये। तो मुझे बाकी लोगों ने मेरे बड़े भाई ने समझाया कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, क्योंकि मेरे घर में 3 बड़े भाई हैं, तीनों IT में ही जॉब करते हैं। तो उनको लगा कि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि तेरे पास अभी टाइम है, एज है और तू अपनी कर ले, टाइम लेके अपना आराम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले। तो मैंने भी देखा कि क्या कहते हैं कौन सी जॉब मेरे लिए ज़्यादा सही लगी। मैंने बैंक PO का भी देखा था, बैंक PO मुझे इतना ज़्यादा समझ आया नहीं। मुझे CGL काफ़ी अच्छा लगा, इसकी पोस्ट काफ़ी अच्छी लगी और एग्जाम भी थोड़ा आसान लगा और मुझे लगता था कि मेरा मैथ आसान है, मेरा मैथ थोड़ा अच्छा है। वो मेरी गलतफहमी थी क्या CGL की एग्जाम देने के बाद, लेकिन मुझे लगता था कि एग्जाम में कर सकता हूँ। तो मैंने ये एग्जाम क्रैक किया और फिर अभी मतलब थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन फाइनली जो चाहता था वो मिल गया। बहुत सही बात, सही। रोहित, आप बताएं आपके बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन बैकग्राउंड और कौन सी पोस्ट मिली है आपको? मैंने बेसिकली मैं पटना से हूँ, बिलोंग करता हूँ और मैंने 10th 12th पटना से ही किया, ICSE 10th CBSE 12th। देन सबकी तरह मोस्टली आपको कॉमन मिलेगा, मैंने IIT की प्रिपरेशन की 1 साल। उसके बाद फिर IIT क्लियर नहीं हुआ बट आई क्लियर्ड VIT, तो VIT वेल्लोर कैंपस, वहाँ मैंने बीटेक की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। 2014 में ग्रेजुएट होने के बाद आई जॉइंड बैंक ऑफ अमेरिका। आई वर्क देयर फॉर अराउंड 1 ईयर
एंड देन उसी के दौरान आई स्टार्टेड गिविंग मोर एग्जाम्स, टेकिंग मोर एग्जाम्स। तो मैंने कैट भी दिया, जैड भी दिया, उसमें भी काफ़ी अच्छे परसेंटाइल थे, 97 98 के आसपास। लेकिन फिर आई रियलाइज कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हियर, बिकॉज यहाँ पे आई डिडंट लाइक द शेड्यूल और द वे इन जनरल थिंग्स आर गोइंग, बिकॉज उसमें फिर बहुत कंपनीज में ये होता है, दे डोंट गिव प्रॉपर, दे डोंट केयर प्रॉपरली अबाउट द एम्प्लॉइज, उनका शेड्यूल वगैरह। सो आई स्टार्टेड लीनिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर। तो दैट वाज द टाइम मैंने गॉट द आइडिया कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देना चाहिए, यूपीएससी एंड एसएससी। यूपीएससी मैंने एक बार 2017 में दिया, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, फिर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। मीनवाइल मैंने एसएससी 2016 दिया था, जिसमें आई क्लियर्ड एएओ की पोस्ट आई थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक 85 थी, बट देन आई मिस्ड फिलिंग द स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म। तो उस वजह से आई वाज रैंडमली एलोकेटेड टू मिजोरम, तो मिजोरम में मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, सो आई लेफ्ट दैट जॉब एसएससी की। उसके बाद फिर एसएससी 2018 दोबारा दिया, एंड देन आफ्टर 3 years, 3 साल की जर्नी के बाद अब एएसओ इन एमईए क्लियर हुआ, ऑल इंडिया रैंक 68 है मेरी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अमित, आपकी जर्नी थोड़ा बताइए, बैकग्राउंड कहाँ से है और क्या पोस्ट मिली आपको? सर, मेरा नाम अमित महतो है। आई एम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर। आई एम एक्चुअली फ्रॉम रूरल एरिया। इट इज़ 30 किलोमीटर फ्रॉम जमशेदपुर। और मेरा सारा स्कूलिंग यहीं गांव में ही हुआ है। मतलब मैट्रिक तक आई वाज इन द हिंदी मीडियम, दैट इज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। एंड आफ्टर 10th आई basically tried to go to the CBSE board, and so after 10th I managed to clear the entrance exam of DAV in Jamshedpur, that is in the NIT campus. वहाँ से हमने इंटर किया। तो उसी टाइम उस स्कूल में देखा कि उससे पहले मुझे IIT OIT के बारे में नहीं नॉलेज था। वहाँ देखे सभी लोग इसी लाइन में जा रहे थे, मैं भी वहाँ कोचिंग में ज्वाइन किया, 2 साल यहाँ प्रेरणा क्लासेस में किया। फिर उसके बाद वो तो नहीं हो पाया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ज़्यादा मतलब मैनेज नहीं कर पाए। फिर एट द एंड आई वेंट टू द प्राइवेट कॉलेज इन भुवनेश्वर, दैट इज कृपाजल इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किया हूँ, दैट इज इन द सेशन 2011 to 2015। और फिर कॉलेज के दौरान ही मैंने डिसाइड किया था कि आई विल नॉट गो फॉर द प्राइवेट जॉब्स, इसलिए मैंने 1 साल इंजीनियरिंग की तैयारी की। मैंने मेडिजी में गया, वहाँ 1 साल तैयारी किया। फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फिर गवर्नमेंट सर्विस की ओर 1 साल बाद भी मतलब स्टेट के एग्जाम देने लगे, तो उसमें क्लियर हुआ। लेकिन स्टेट का एग्जाम होता है कि कैंसिल हो जाता है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन सिलेक्ट एंड द होल सिस्टम गेट्स। एंड उसी टाइम मैंने 2000 एसएससी के बारे में मुझे पता चला, तो 2016 का मैंने फॉर्म भरा था। तो बस 1 महीना का प्रिपरेशन मेरा प्री क्लियर हो गया था, फिर मेंस भी लगभग ऑलमोस्ट क्लियर। तो फिर मैंने 2017 का अच्छे से दिया, मतलब उस बार एफर्ट ज़्यादा लगा, लेकिन 2017 में थोड़ा सा प्रॉब्लम, डीबी तक गया, एक्चुअली लिस्ट 4 में था। आई वाज अनेबल टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ द मेरिट लिस्ट। फिर 2018 में मैंने ये सीजीएल दिया, और इसी समय मेरा आरआरबी जेईई भी हुआ था सेम टाइम में। मेरे लिए 10 डेज का गैप था दोनों का, प्री और मेंस। तो आरआरबी जेईई में मेरा मेडिकल भी हुआ था। उसके बाद मैं just 1 mark short I was for the cut of the merit index. फिर I am happy that I have managed to clear SSC CGL this time. क्या पोस्ट मिली आपको? सर, मुझे भी ऑडिटर इन CGD है। ग्रेट ग्रेट। तो बढ़िया यार, काफी डाइवर्स पैनल है, सब कुछ जॉब छोड़ के आए हैं, कुछ जॉब करना नहीं चाहते थे और शुरू से इसमें लगे हैं, काफी टाइम से लगे हैं। तो जैसा ये बता रहा था मैं कि ये रिजल्ट स्पेशल है इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया है, 3 साल बाद आया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, इनका क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि हाँ रिजल्ट इज आउट एंड आई एम इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट। गौरव, आप बताइए। एक्चुअली वही रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था, तो इतना आइडिया पहले से लग गया था कि कुछ ना कुछ मिलेगा। बट सबसे लास्ट में मतलब यही रहता है कि कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो वही चल रहा था। तो फिर मतलब वो भी 31 मार्च को रिज़ल्ट आना था, बट फिर 1 अप्रैल को आया। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वेट था, और वो एक दिन काफ़ी लंबा लग रहा था वैसे भी। और फिर फाइनली 8 बजे रात को रिजल्ट आया, चेक किया, घर वालों को बताया, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि चलो मतलब मिल गया, अभी सही है, अच्छा पोस्ट मिल गया, सही है। साजिद, आपके यहाँ पे क्या रिएक्शन आया? पहले तो मैंने रिजल्ट देखा, मैं काम कर रहा था कुछ, और फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि
रिजल्ट आ गया। उसने मेरे से ये पूछा कि पोस्ट क्या मिली है। मैंने कहा अभी तो मैंने रिजल्ट कहाँ है अभी। मैं जबकि चेक कर रहा था, कुछ काम भी कर रहा था और इनकॉग्निटो मोड में क्रोम भी खोल रखा था मैंने, कि जब से रिजल्ट आएगा वो तुरंत पता चल जाएगा। रिजल्ट ही नहीं। बोला क्यों मजाक कर रहे हो, रिजल्ट आ गया। फिर मैंने एक ग्रुप था ऐसे, क्या कहते हैं वो, टेलीग्राम पे ग्रुप था, उसमें 6000 एस्पायरेंट्स हैं। तो उसमें देखा, उसमें रिजल्ट आया हुआ था। मैंने चेक किया, मेरी रैंक अपने नाम के आगे देखा B03। मैं फिर जल्दी से अपनी मम्मी के पास गया। मेरे घर में सिर्फ मम्मी थी उस टाइम पे, किचन में वो काम कर रही थी। उनके पास गया, मम्मी मुझे जो वो पोस्ट मिल गई है CSS। तो मम्मी वो बोले वही वाली पोस्ट है जो तुझे चाहिए थी। मैंने कहा हाँ, मुझे वही वाली पोस्ट चाहिए थी। फिर उसके बाद मेरे पापा आए, पापा कहीं गए हुए थे, वो आए। फिर उन्होंने गेट पे जल्दी से पापा को बताया कि साजिद का रिजल्ट आ गया, उसे जो पोस्ट चाहिए थी वो वाली पोस्ट मिल गई। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं देख लिया। फिर मैंने कहा अभी तो सबको बताने से पहले ना किसी से कंफर्म करा लेते हैं। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को बोला कि जरा एक बार मेरा रिजल्ट है, ये था, देख लो। स्क्रीनशॉट ही खींच के भेजा था। मैंने कहा तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जरा देख दो, मेरे नाम के आगे B03 लिखा है ना। तो उन दोनों ने कंफर्म किया हाँ B03 है। फिर मैंने कहा, फिर मैंने सबको बताना शुरू किया अपने घर में। सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताया, फिर अपने भाई को बताया। और फिर सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उन सबको लग रहा था कि ये वाली पोस्ट मिलेगी, क्योंकि Tier 3 के बाद काफी हद तक क्लियर हो गया था। तो फिर ये था कि चलो अब कंफर्म हो गया। बहुत ही सही, बहुत ही सही। रोहित, आपके घर पे क्या रिएक्शन, क्या माहौल आपके रैंक के आने वाले? मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। MBA एग्जाम्स हो, UPSC, SSC, जो मर्जी है वो दो। सो दे वर लाइक ठीक है, आराम से, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। तो फिर धीरे धीरे वेट तो था, नो डाउट, इतने टाइम से वेट था, तो एक वो था, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेंशन नहीं थी। और कहीं ना कहीं Tier 2 के मार्क्स आने के बाद समझ आ गया था कि बहुत अच्छी पोस्ट मिल जानी चाहिए, बिकॉज 640 टोटल आए हैं, तो 640 माइनस वॉट एवर 50-60, सो 580 के आसपास आ रहे थे। सो वहाँ पे दे न्यू कि चलो मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। एंड देन द डे रिजल्ट केम, मैं चेक नहीं कर रहा था खोल के। मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे सिर्फ देख रहा था कि कोई बताता है या नहीं कि रिजल्ट आ गए हैं, बिकॉज मैं हर बार वेबसाइट पे जाके मुझे टॉर्चर नहीं लेनी थी। मैंने कहा जब आ जाएगा तो देख लेंगे। तो फिर उसके बाद फिर जब आ गया, देन आई चेक्ड इट, आई कॉल्ड देम अप। मैं बाहर हूँ अभी, बिकॉज मैं दिल्ली में हूँ, पटना में है वो। तो आई कॉल्ड देम अप शाम में, आई टोल्ड देम एंड दे वर वेरी हैप्पी। दे सेड बहुत अच्छी बात है, चलो भगवान का शुक्र है, अच्छा हुआ। एंड दे वर वेरी हैप्पी कि चलो जो पोस्ट मुझे चाहिए थी वो मिल गई। जब B06 मेरे नाम के आगे लिखा था तो मुझे याद नहीं था कि कौन सा जॉब कोड ये कौन सा होता है। मुझे ये याद था मैंने MEA भरा तो है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मुझे याद नहीं था। मैंने फिर खोल के B06 चेक किया वहाँ पे SSC की नोटिफिकेशन में जाके, B06 कौन सी होती थी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यही रिएक्शन था, दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि चलो अ लॉन्ग जर्नी केम टू अ वेरी फ्रूटफुल एंड। ग्रेट। अमित, आपके यहाँ पे क्या माहौल हुआ फिर उस दिन? सर मेरा भी थोड़ा टेंशन तो था ही, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था। तो मैं एक्चुअली रांची में रहता हूँ, वहाँ रेंट में लेके, तो वहीं मैं चला गया था कुछ दिन पहले। सोचा कि जो भी होगा अपने मैनेज करेंगे। तो लकीली आई वाज एबल टू गेट इन द लिस्ट। पहले तो मैं भी वही टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर रहा था, आई वाज नॉट गोइंग थ्रू द वेबसाइट। जस्ट मार्केट गया था, आया तो देखा कि यूट्यूब में कोई सर लोग बता रहे थे। फिर मैंने चेक किया, शुरू में तो साइट में लिंक भी नहीं था, वही कहीं यूट्यूब से लिंक मिला, वैसे देखा तो था, इट वाज गुड। मुझे थोड़ा सा चक्कर था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए बार बार, इसलिए। बाकी नंबर के हिसाब से तो कुछ ना कुछ मिलना ही था। नेक्स्ट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग टू गेट इम्प्रूव्ड रैंक। दिस टाइम आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव गॉट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो देखो यार, ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोग तो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आप बता भी रहे थे कि आपके मार्क्स आ गए थे, तो आपको आइडिया था कि कुछ ना कुछ मिल जाएगी। लेकिन जो रिजल्ट होता है ना यार, वो पेरेंट्स और आपके फैमिली फ्रेंड्स, उनके लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट हो जाता है कि यार फाइनली वो जो सपना देखना चाहते थे आपकी नजरों के थ्रू कि यार ये हमारा लड़का ये करेगा, हमारा लड़का ये करेगा, तो वो पल जितना खुशी हमारे लिए होता है, आई थिंक हमारे पेरेंट्स के लिए वो पल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि यार उनके लिए इट्स लाइक अ ड्रीम, ठीक है। हमारे लिए तो इट वाज एग्जाम, हमें एक पोस्ट चाहिए थी, वी वर टारगेटेड इनफ कि यार हमें ये करना है। एंड फॉर देम इट वाज लाइक अ ड्रीम कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए और फाइनली वो एक रिस्पेक्ट, जो सोशल रिस्पेक्ट की बात कहते हैं, वो ड्रीम्स कम ट्रू की बात कहते हैं, वो फाइनली पूरी हुई। तो आई थिंक आई कैन इमेजिन कि आपके पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सुन के जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है और फैमिलीज उनको सपोर्ट करती हैं, फैमिलीज वो रिजल्ट पे जो है एक्सप्रेस करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यार अब तो आप लोग ऑफिसर्स बन गए, ठीक है, लेकिन जब आप एस्पिरेंट्स थे, तो एस्पिरेंट से लेके ऑफिसर बनने का जो ये
स्ट्रगलिंग वाला फेज था, ये प्रिपरेशन वाला फेज था, इसको थोड़ा बताइए कि आपने क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे आपने उनको ओवरकम किया, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए गौरव। तो बेसिकली यही था कि मतलब एक एमएनसी में काम करने के बाद फिर वो जॉब छोड़ के मतलब जॉब मेरा था मेरे कॉलेज था चेन्नई में, उसके बाद फिर जो मुझे जॉब लगा था वो था कोलकाता में। वहाँ पे मैं लगभग 1.5 साल रह के फिर मुंबई आ गया और मैंने सोचा घर से ही करेंगे जो भी करेंगे प्रिपरेशन वगैरह। तो यहाँ पे मतलब पेरेंट्स का ही सपोर्ट था। उसके बाद फिर यूट्यूब वगैरह पे सबसे पहले तो यही चलता था कि स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो कि कैसे है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। फिर सबसे पहले बेसिकली मैंने सिलेबस ही ख़त्म किया, वो इंग्लिश में एसपी बख्शी को ही रेगुलरली फॉलो किया। उसके बाद फिर क्वांट में क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव। उसके बाद फिर रीजनिंग तो मॉक्स वगैरह से हो जाता है, स्टार्टिंग में वो कवर नहीं किया था। और जीएस के लिए मैंने टेक्स्ट बुक सिलेक्ट का कोर्स परचेज किया था, वहाँ से मैंने पूरा जीएस वगैरह कवर किया। तो एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया तो फिर आई स्टिक टू मॉक्स, मतलब मैं डेली एक मॉक दे देता था, फिर उसके एनालिसिस वगैरह में वो टाइम चला जाता था और उसके बाद फिर सैटरडे संडे रिवीजन के लिए मैं छोड़ देता था। तो ऐसे ही करके मतलब प्रिपरेशन वगैरह मैंने पूरा कवर किया इस टाइप। साजिद, आपकी जर्नी क्या रही, क्या चैलेंजेस, क्या ओवरकम किया आपने? मैं जब पहले जॉब करता था तो 16 का और 17 का एग्जाम मैंने डीवी तक दिया है मैंने, और कोई पोस्ट मिलने से काफ़ी क्लोज था, तो कोई पोस्ट नहीं मिली थी 17 में भी और 16 में भी। लेकिन 18 वाला जब एग्जाम हुआ था तो मुझे लगा कि यार कि कहीं ना जॉब की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है एक बार 6 मंथ्स में दोबारा एग्जाम हो जाएगा 18 वाला। तो 18 वाला एग्जाम 6 मंथ्स जॉब छोड़ के दे देते हैं, अच्छे से प्री और मेंस दोनों हो जाएगा। तो 18 में ये 2018 वाला 17 वाला एग्जाम हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मार्क्स थोड़े कम रह गए, तो मैंने तब जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल था। मैंने अपनी मदर से पूछा तो उन्होंने बोला तुझे जो करना है वो कर, और अभी बहुत बड़ी लाइफ है तेरे आगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, जो तुझे कुछ करना है तो अभी डिसाइड कर ले जो करना है। तो मैंने जॉब छोड़ दी, किसी को घर में ज़्यादा बताया भी नहीं, तो अपनी मदर को बताया, जॉब छोड़ दी। मुझे लगा कि 6 मंथ में मैं प्री और मेंस दोनों हो जाएगा और मैं तब से दोबारा जॉब करने लग जाऊँगा। लेकिन वो टाइम बहुत मुश्किल था, तो वो एग्ज़ाम डिले होता गया और मुझे लगता था कि अब 2 महीने बाद हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, 2 महीने बाद हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। और प्री फाइनली जाके 2019 में हुआ। तो फिर मतलब काफ़ी उस टाइम पे भी काफ़ी ये था कि दोबारा स्विच कर लूँ, लेकिन मुझे ये था कि यार नहीं, उसमें तो नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। तो इस बीच मैंने फिर सब लोग सजेस्ट करते थे ये एग्ज़ाम दे दे, वो एग्ज़ाम दे दे, बैंक का दे दे, उसमें जल्दी हो जाता है, इसके चक्कर में क्यों। लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ना यही करना है, चाहे कितना ही टाइम ले लो, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम ये था, डिले वाला। और फिर 19 वाला एग्ज़ाम हुआ, फिर 19 वाला मेंस भी जल्दी हो गया। फिर उसके बाद मेंस के बाद तो काफ़ी पिक्चर क्लियर हो ही गई। फिर उसके बाद सब कुछ सही जा रहा था, फिर ये कोरोना हो गया। तो बस डिले वाले ही चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम की, नहीं तो वैसे कॉन्फिडेंस था कि इस बार एग्ज़ाम तो निकलना है। रोहित, आप बताइए कि जैसे कैट जैड आपने ये सब दिया और उसके बाद सीजीएल में आप आए, तो कितना डिफरेंस आपको लगा प्रिपरेशन में, क्या चैलेंजेस आपने फेस की सीजीएल की प्रिपरेशन में स्पेसिफिकली? तो बेसिकली कैट जैड मैट इनकी प्रिपरेशन मैंने की थी, तो मेरा ये था कि आई यूज्ड टू, बिकॉज मैं जॉब में था, सो अलॉन्ग विद दैट आई हैड टू स्टडी, सो मेरे पास कोचिंग का टाइम नहीं था। सो मैंने एक स्टैंडर्ड बुक उठाई और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। दैट वाज माय एंटायर प्रिपरेशन। उसके अलावा और मॉक्स, ऑब्वियसली मॉक्स के बिना कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती, तो ये 2 चीज़ों से दिया था। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस समय आई सॉ द सिलेबस। मैंने सिलेबस देखा, मैंने डिटेल्ड उसके स्ट्रक्चर देखा, मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके रिसर्च की, और ये देख के मुझे समझ आया कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए, मेरी है कि मैं कर लूँगा क्लियर इसको। एंड देन मेरे पास जो प्रिपरेशन था उसमें टियर 1 में आई नीडेड टू फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर्स, बिकॉज सिंस मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे कमांड थी पहले से, सफिशिएंटली इनफ कमांड थी, क्योंकि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी था, प्लस मैंने कैट जैड दिया हुआ था, तो उस पर कमांड थी, मुझे जनरल नॉलेज पे फोकस करना था। सो टियर 1 में आई फोकस्ड ओनली ऑन 2 थिंग्स, मॉक टेस्ट एवरी डे, एक मॉक और 2 मॉक्स के आंसर कीज का रिविजन, सो 1 न्यू एंड 2 ओल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स के जितने सोर्सेज से हो सकें, जितने वेबसाइट से, वीडियोज, आर्टिकल्स, एवरीथिंग, वो मैं पढ़ता था। एंड ये टियर 1 की मेरी प्रिपरेशन थी।
टीयर 1 की प्रिपरेशन के बाद जब टीयर 1 हो गया, देन टीयर 2 में इट वाज इंग्लिश और मैथ्स, तो वो दोनों पे ऑलरेडी कमांड थी, तो ओनली मॉक्स एंड मॉक्स एवरी डे आई यूज्ड टू टेक 1 मॉक एंड रिवाइज 2 मॉक्स, वो ही चला मेरा, नो सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम दैट। और टीयर 2 हो गया, देन टीयर 3 के लिए एक दिन पढ़ाई की थी, एक्चुअल एग्जाम के एक दिन पहले खोला था मैंने कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखना होता है, वो देख लिया, वो जाके दे दिया था। सो बेसिकली एसएससी के जो चैलेंज था वो इस प्रोसेस में ये था कि 2016 में आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड एज एन एओ, फिर जो मेरा स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म छूटा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू लीव द जॉब बिकॉज ज्वाइनिंग मेरी प्रेफरेबल जगह नहीं आई। दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बिकॉज वहाँ से फिर एक नए एसएससी का प्रोसेस स्टार्ट करने में बहुत हिम्मत चाहिए थी अंदर से, बहुत टाइम लगता है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी सैड फेज फॉर मी, जिस दिन मुझे पता लगा कि आई हैव मिस्ड माय स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म। दैट वाज अ वेरी वेरी सैड डे फॉर मी एंड माय फैमिली, बिकॉज वो जॉब फिर चली गई। उसके बाद आफ्टर दैट ये जो 2018 में रजिस्टर करने के बाद से लेके 2019 तक का जो हमारा वेट रहा, वो वेट बहुत चैलेंजिंग था, बहुत टेस्टिंग टाइम्स थे, बिकॉज एवरी डे आपको पढ़ना है, यू कैनॉट लीव इट, आपको डिलिजेंट और कंसिस्टेंट रहना है डिस्पाइट नॉट नोइंग कि कब होगा एग्जाम, बिल्कुल ब्लैंक हुआ। सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोसेस वाज फाइन इन इटसेल्फ, बट द डिले वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, बीइंग कंसिस्टेंट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। अमित, आपके जर्नी में क्या चैलेंजेस आए एंड आपने कैसे उनको ओवरकम किया? सर मेरा 2017 वाला मोस्ट चैलेंजिंग था, क्योंकि वो पेपर भी मेंस का बहुत टाइम बाद हुआ था प्री के, क्योंकि उसमें कोर्ट केस चल रहा था। तो 17 का जैसे हुआ उसी बीच में मेरा यहाँ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होने वाला था, तो मैं उधर स्विच हो गया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि लगा ये कब होगा। तो मैं उसका दिया था जनवरी के एंड में 2019 में, इसलिए तब तक मैं उस तरफ बिजी था। जनवरी के बाद से फिर मैं तुरंत इधर आया, और उसी बीच में एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन करियर भी लैब जो है उसमें जनरल स्टडीज का किया था, और इंग्लिश का एक्चुअली मुझे कंप्रिहेंशन पार्ट में थोड़ा दिक्कत था, तो वो वहाँ से मेरा क्लियर हो गया था। बाकी इसलिए मेरा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल मतलब 3-4 महीने का स्टडी हुआ था। और बीच में मेरा रेलवे जेई का भी एग्जाम दिया, तो उसमें भी चला गया टाइम। तो मतलब उतना स्ट्रगल इस बार नहीं हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर एग्जाम दे रहा था। और एक्चुअली मेरा अगर सब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो मेरा, चूँकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, लेकिन मेरे एक सर हैं जो अभी प्रेजेंटली झारखंड गवर्नमेंट में हाई स्कूल में हुए हैं, वो मुझे सिंस क्लास व्हेन आई वाज इन द 6th स्टैंडर्ड तब से मुझे अब तक हेल्प किए हैं। मतलब उन्हीं के द्वारा मेरा इंग्लिश जो भी अच्छा है, और इधर में थोड़ा मोड़ा कोचिंग लेकर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उनका मतलब बहुत से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और बाकी मैथ्स तो चूँकि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ तो थोड़ा अच्छा था ही, और इसका सिलेबस मुझे लगता था मेरे लिए बेस्ट सूटेड है। और जनरल स्टडीज में मुझे इंटरेस्ट था शुरू से ही, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, और बीच में जेपीएससी के लिए भी किया था तो उससे और थोड़ा ठीक हो गया था। इसलिए ओवरऑल मेरे लिए सिलेबस वाज मोर सूटेड फॉर मी। और थ्रूआउट द जर्नी ये रियली 2018 के जून में शायद हमारे फॉर्म आए थे, और 1 साल लग गया था एग्जाम होने में। तो इतना लंबा ड्यूरेशन में फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से मिला, बिकॉज विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय पेरेंट्स नथिंग कुड हैव बीन पॉसिबल। वो लोग हमेशा मुझे मोटिवेट किए कि करो आगे। आई थिंक जैसा आपकी जर्नी जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो टाइम ड्यूरेशन, ये जो डिले वाला पार्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था सबके उस प्रिपरेशन फेज में। तो वहाँ पे आप लोगों को परसिस्टेंस दिखाना, कंसिस्टेंट रहना, वो बोल्ड रहना कि यार नहीं अभी तूफान आ रहा है, बस खड़े रहो, इट विल पास। एंड आई थिंक आप लोग वहाँ पे वो खड़े रहे, और ऑल बिकॉज ऑफ योर करेज एंड आपके फैमिली का सपोर्ट था, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट होगा फॉर श्योर। तो आई थिंक कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी कई सारे एस्पिरेंट जो होते हैं कि क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी निपट जाए। आई डोंट थिंक ऐसा ये सब एग्जाम का प्रोसेस रहता है। इसकी एक अपनी एग्जाम का एक सिस्टम रहता है, प्रोसेस रहेगा, लंबा जर्नी आएगा, टफ टाइम्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, बोल्ड रहना पड़ेगा। आई वुड प्रेफर द वर्ड बोल्ड, क्योंकि यू विल हैव टू फेस दीज चैलेंजेस एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट देम फेस टू फेस एंड मूव ऑन फ्रॉम देम। आई थिंक आप सब लोगों ने ये किया है, इसीलिए आज आप लोग इस सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में हैं। और इसी के कंटिन्यू करते मैं पूछना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक ने क्या रोल प्ले किया आपकी इस जर्नी में? तो आप क्या टेक्स्ट बुक के सोर्सेज यूज़ करते थे, वो थोड़ा आप बताएं शेयर करिए गौरव।
मैंने तो टेक्स्ट बुक मतलब मेरे साथ 2014 से ही है, जब से मैं कॉलेज में था। तो सबसे पहले गेट वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था, गेट और कैट का प्रिपरेशन कर रहा था। तो तब सबसे पहले टेक्स्ट बुक की एक गेट की सीरीज आई थी, तो सबसे पहले मैंने वो परचेज की थी। तो तब से लेके टेक्स्ट बुक को मैं जानता हूँ। उसके बाद फिर अभी के प्रिपरेशन में जैसे मैंने आपको बताया, एक कोर्स था टेक्स्ट बुक सिलेक्ट का, वो मैंने परचेज किया था मेनली जीएस के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो लूसेंट वगैरह पढ़ रहा था तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। बट स्टिल सबसे पहले एक रीडिंग मार दी थी लूसेंट की। फिर मैंने बोला यार ये तो नहीं जा रहा है सही से, कुछ कहीं से करते हैं, पूरा थोड़ा एक्सप्लिसिटली कवर होना चाहिए। तो फिर मैंने टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेज किया था। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और पॉलिटिकल साइंस काफ़ी सही से कवर हो गया था। तो वहाँ से बेसिकली ये रहा। और फिर मॉक टेस्ट वगैरह मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकी थी। तो एक टेक्स्ट बुक का था, उसके अलावा फिर टॉप रैंकर्स और एसएससी ट्यूब। तो ये मतलब ऑल्टरनेट डेज पे मैं ऐसे घुमा घुमा के टेस्ट सीरीज देता था, और यही था। इसके अलावा फिर बाकी जो बेसिक बुक्स रहते हैं, बुक्स मतलब वो एक बुक है उसको रिलीजियसली फॉलो किया हर एक सब्जेक्ट का, और मॉक टेस्ट के ऊपर रिलाई किया। तो वहीं से मतलब एक तो ये टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है, उसके अलावा फिर कोर्स था वो भी मैंने परचेज कर रखा था। तो साजिद, आप टेक्स्ट बुक के कौन से रिसोर्सेज यूज करते थे एंड कैसे आपको बेनिफिट मिला? टेक्स्ट बुक के मॉक्स जो है वो बेस्ट है इसमें। तो मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स ही देता था, बी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स होते हैं ना, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं जो काफी अच्छी लर्निंग देते हैं आप लोग को। तो मैं उन क्वेश्चन को लिख लिया करता था कि इस क्वेश्चन में मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला है। तो उनसे काफी हेल्प मिली, इंग्लिश में भी और क्वांट में भी। सबसे ज्यादा हेल्प तो इंग्लिश और क्वांट में मिली बेसिकली। और दूसरा ये कि जो टेक्स्ट बुक की ऐप है, जो उसमें शॉर्ट पेजेस होती है, उसमें आप जीए कभी भी जैसे बैठे हो और आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के मतलब दोस्तों नहीं, रिलेटिव्स के बीच में होते हो और आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर नहीं सकते हो। या जैसे मैं ऑफिस में भी होता था पहले, तो मैं बताता हूँ कि मैं ना फोन में क्या कहते हैं क्विज खेलता रहता था। बहुत मजा आता था क्विज खेलते समय। सबको लगता था मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे क्विज खेल रहा होता था। और वो बहुत हेल्पफुल है, मतलब आपके इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, बेसिकली जो वोकैब वाला पार्ट है वो मैंने ऐप के थ्रू ही किया। तो ऐप से काफ़ी हेल्प मिली है। ऐप पे जो छोटी छोटी क्विज़ेस है ना, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि वो खेलनी चाहिए आपको। नमस्ते रोहित, आप कैसे यूज़ करते थे टेक्स्ट बुक के सोर्सेज को? मैं टेक्स्ट बुक के वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ करता था ऐप से। टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे जितने मॉक्स थे, मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन कर रखी थी एसएससी की फॉर एवरी टीयर 1 टीयर 2, और मैंने उनके सारे मॉक्स टेक्स्ट बुक के लगाए हैं इस वेबसाइट के। और एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, जीके, एवरीथिंग इज़ कवर्ड वेरी वेल। एंड सेकेंडली, मैं करंट अफेयर्स, आपको बताया था मैंने, करंट अफेयर्स पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता था टीयर 1 में। सो उसके लिए मैं अभिजीत सर के वीडियोस देखता था। उनके जो डेली वीडियोस आते थे वो बहुत अच्छे से बताते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट सोर्स जो मुझे आज तक सीए का मिला है कहीं भी। सो दैट वाज देयर एंड मॉक्स। और इसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक से कुछ जो ऐप पे जैसा कि बता रहे थे कि शॉर्ट जो वो इडियम्स होते थे या क्विजेज हो गए, वो बहुत अच्छे होते हैं रिवीजन के लिए। तो कभी आप ऐसे ही बैठे हो कर लो उसको। लेकिन मेनली मेरे मॉक्स और सीए के वीडियोस, इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। बढ़िया। अमित, आपकी जर्नी में टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहा, शेयर कीजिए। जी सर, टेक्स्ट बुक को मैं भी काफ़ी शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा भी ग्रेजुएशन 2015 में, मैं भी 2015 के एंड से या 2016 के शुरू से मैं इसका टेस्ट सीरीज को मतलब देखा हूँ। हालांकि ज़्यादा यूज नहीं किया था शुरू में, लेकिन 2017 से मॉक टेस्ट देता है, 2017 में, 18 में, 19 में। और रिसेंटली तो मैं अब टेक्स्ट बुक टीटीपी प्रोग्राम का भी हिस्सा था। अभी जस्ट मेरा रिसेंट खत्म हुआ मार्च में वो ट्रेनिंग, और अभी इंटर्न के तौर पर कुछ दिन काम कर रहा हूँ इसमें। इसलिए अब तो टेक्स्ट बुक से काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया। बिल्कुल यार, आई थिंक काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट जानते भी हैं जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करिए। ऐसा वेट मत करिए कि लास्ट में एग्ज़ाम आएगा तब टेस्ट लगाइए। आप इन कैंडिडेट से आज सीख सकते हैं कि ये लोग हर दिन मॉक टेस्ट लगाते थे, क्विजेस सॉल्व करते थे, ठीक है। इन्होंने अपने जो इनको करंट अफेयर्स के वीडियोस हो या जीएस की पढ़ाई हो, वो सब भी वीडियो के रिसोर्सेज यूज़ करते थे। तो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वीकनेस है, उसको बेटर करना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कीजिए।
ऑल्सो जो स्टूडेंट्स आने वाले अभी नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए अभी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी मई में जो CGL का एग्जाम होने वाला है उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए भी CGL का क्रैश कोर्स है, आप वो लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो खैर ये तो था टेक्स्ट बुक का आपके साथ जो सफ़र था। तो आई होप टेक्स्ट बुक ने आपको अच्छी हेल्प मिली है, जिसके कारण आपको रिजल्ट आया। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और हमारा उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इवन वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट। बट मूविंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, तो गौरव आपकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या थी? सिंस आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आई थिंक मैथ्स इंग्लिश में आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ होगा, राइट? तो आपकी क्या अप्रोच थी पहले तो मैथ्स इंग्लिश को लेके, और बाकी सेक्शन में आपने कैसे पढ़ाई को मैनेज किया? तो बेसिकली यही रहा कि मैंने जो 2-3 बुक्स थे, एक इंग्लिश के लिए SP बख्शी हो गया, उसके बाद फिर मैथ्स के लिए क्लास नोट्स बाय राकेश यादव, जिनको रिलीजियसली फॉलो किया था, मतलब 4-5 बार तो मैंने उनको लगा ही लिया था। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बुक मैंने खरीद रखी थी किरण की, उसको सॉल्व किया था। और फिर GA का मैंने जैसे आपको बताया टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेज कर रखा था, तो वहीं से मेरी GA कवर हुई है। और जैसे रोहित ने भी बोला, अभिजीत सर वहाँ पे इको पढ़ाते थे और करंट अफेयर, तो वो काफ़ी सही था। उसके बाद फिर शेफाली मैम हिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह वही कराती थी, तो वो भी काफ़ी सही था, तो वहाँ से पूरा कवर हुआ। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किए, तो फिर तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी कि मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो और फिर एनालाइज कर लो कैसे क्या जा रहा है, फिर जहाँ वीक है वहाँ पे इम्प्रूव कर लो, और फिर सैटरडे संडे रिवीजन के लिए। और साइड बाय साइड मैं नोट डाउन करता रहता था, जैसे कि मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा था उस टाइम, तो वो मैं सेपरेटली नोट डाउन कर देता था। तो मेरे अलग से सारे नोट्स बने हुए थे, हिस्ट्री के लिए अलग से कॉपी थी, वहाँ पे जो क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं है वहाँ लिख दिया, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है वो नहीं है तो दूसरे बुक में लिख दिया, और फिर करंट अफेयर रिलेटेड है कोई तो वो उसके लिए सेपरेट ऐसे मैंने पेजेस वगैरह बना लिए थे, तो वैसे ही वो रहता था। और फिर उसे रिवीजन वगैरह सैटरडे संडे के दिन कर लेता था, तो इस टाइप से रहता था। और फिर मेंस में मतलब डेली एक मॉक, एक दिन मैथ्स का और एक दिन इंग्लिश का, और फिर वहाँ पे जो भी मतलब वीक है पॉइंट्स या फिर कहीं पे कुछ मतलब जहाँ पे रॉन्ग हो गए आंसर या कहीं गलती वगैरह है, तो वहाँ पे फिर इम्प्रूव करने का ट्राई करता था। तो काफी आपने अपने डिफाइन कर लिए थे एरियाज के किस पे वर्क करना है, और स्पेसिफिक होके आप वहाँ पे उस पे फोकस कर रहे थे। हाँ, वो मुझे मतलब पता लग गया था कि यहाँ पे है जहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो पता लग जाता है अगर मॉक्स वगैरह हम लोग सॉल्व करते रहेंगे डेली बेसिस। साजिद, आपकी क्या अप्रोच थी सब्जेक्ट्स को लेके? किसको कितना टाइम देते थे? क्या आप पैटर्न फॉलो करते थे पढ़ाई में? जब मैंने ये CGL Tier 1 का पहली बार पेपर देखा था, तो मुझे लगा था सबसे चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए GS रहेगा। मैथ इंग्लिश तो ठीक था, रीजनिंग तो बहुत आसान लगा था, ठीक है, तो रीजनिंग तो लगा था बिना पढ़े भी इसको मतलब इसको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे लगा था लेकिन मार्क्स इतने नहीं आ रहे, तो क्वांट के लिए, क्वांट इंग्लिश और ये रीजनिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर वाली बुक होती है किरण पब्लिकेशन की, उससे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, तो ठीक है, तो उसमें मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई थी। और ग्रामर के रूल्स मैंने क्या कहते हैं SP बख्शी की बुक आती है उससे पढ़े थे, और क्वांट का बस मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक को ही फॉलो किया था ओनली। तो और फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि कैलकुलेशन पे वर्क करना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन करने आ जाते हैं और कैलकुलेशन पे वर्क नहीं करो तो वहाँ पे क्वेश्चन होते नहीं है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम किया था, तो मैथ मेरी वहाँ से इंप्रूव हो गई। और इंग्लिश के लिए मैंने थोड़ी सी रीडिंग भी की थी, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब थी शुरुआत में, मतलब वॉकैब वाला सेक्शन तो आप रट के कर सकते हो, लेकिन रीडिंग वाला सेक्शन ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें। तो मैंने कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़े थे, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस थ्रिलर वाले नॉवल, जो पढ़ने के बाद 1-2 पेज पढ़ने के बाद रहा नहीं जाता, उससे इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हुई थी, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए वो उस पर रीडिंग थोड़ी इंप्रूव नहीं हुई थी। और रीजनिंग तो मेरी प्रीवियस ईयर से हो गई थी वो किरण पब्लिकेशन की बुक से। और सबसे ज़्यादा फोकस जो मुझे करना था वो GS पर करना था, तो GS के लिए मैंने पहले लूसेंट वाली बुक से पढ़ने के बाद उसकी भी एक प्रीवियस ईयर वाली बुक ले ली थी, उससे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, कम से कम 6-7 बार मैंने उसकी प्रैक्टिस करी होगी किरण पब्लिकेशन की बुक से। और उससे फिर काफ़ी मेरा मॉक्स देता था, तो मॉक्स में मेरा स्कोर बढ़ने लगा था, मतलब 30 तक आने लग गया था मेरा स्कोर GS में।
तो मुझे लगा काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर लास्ट में मैंने एक करंट अफेयर का एक क्रैश कोर्स हो रहा था यूट्यूब पे शायद, तो मैंने वहाँ से वो एक कोर्स किया था 15 डेज पहले, तो उसमें करंट अफेयर मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मेरे 33 मार्क्स हैं जीए में, तो जो मुझे लगता है जो सिलेक्शन में मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही था कि 33 मार्क्स नहीं मुझे सिलेक्शन दिलाया कभी कोई भी, जैसा लगता है। तो यही मेरी स्टडी है। रोहित, आपने क्या पैटर्न फॉलो किया था? अपने सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड कर लिया था, किसको कितना टाइम देना है, किसमें क्या पढ़ना है? मैंने एक सेट पैटर्न रखा था बिल्कुल कि क्योंकि डेफिनेटली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स से बहुत इजी होता है, एसएससी सीजीएल के मैथ्स और इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी होता है। सो मैंने ये कर रखा था कि मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 चीज़ें मुझे सिर्फ मॉक्स के थ्रू करनी है। जो गलतियाँ हुई, मॉक्स के सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी हैं एक बार रिवाइज करने, बिकॉज इवन इफ अगर आपने सही आंसर किया है लेकिन उसका शॉर्टकट हो सकता है मॉक के सॉल्यूशंस में बताया हुआ, सो यू नीड टू गो थ्रू द सॉल्यूशंस वेरी थरली। उसके अलावा मुझे ज़्यादा फोकस करना था जीएस पे। जीएस में भी इट वाज मोर कि मुझे करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना था, बिकॉज स्टैटिक वाला पार्ट मेरा काफ़ी अच्छा था, बिकॉज मैंने यूपीएससी की बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की हुई थी, प्रीलिम्स भी क्लियर किया हुआ था, तो स्टैटिक वाला पार्ट डन था मेरा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जैसा बताया अभिजीत सर के वीडियोस और भी जो टॉप 2-3 वेबसाइट्स हैं टेक्स्ट बुक एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए, उनके सारे मल्टीपल सोर्सेज एवरी डे फॉलो करता था मैं, एनी न्यू आर्टिकल एंड एनी न्यू क्विजेस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। उसके अलावा 1 न्यू मॉक एंड 2 रिविजन ऑफ 2 मॉक सॉल्यूशंस, ये करता था, एंड दिस वाज माय डेली रूटीन टियर 1 तक। टियर 2 के बाद, टियर 2 से इट वाज ओनली मॉक्स, रिविजन एंड न्यू। So this is how I went about. वेरी नाइस। अमित, आप क्या पैटर्न फॉलो करते थे? सब्जेक्ट्स को कैसे आपने डिवाइड किया, किसमें क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर मेरा भी मैथ्स और इंग्लिश ऑलमोस्ट मतलब एवरेज हमेशा से ही रहा हूँ, मतलब एबव एवरेज, मतलब ये वीक पॉइंट मेरा कभी नहीं रहा। तो मैथ को भी मेरा भी मेन सोर्स वही किरण का प्रीवियस ईयर था, और एक केडी पब्लिकेशन एक छोटा सा बुक आता है, उसमें मतलब छोटे से बुक में सारे टाइप वाइज दिए हुए रहते, तो उसको मैं एग्जाम का टाइम लास्ट टाइम या कभी रिवाइज कर लेता था, तो वो मतलब कंसाइज मैनर में था। और इंग्लिश का तो आर्यन पब्लिकेशन का एसपी बख्शी पढ़ा हुआ हूँ, और सेकंड चीज़ प्रीवियस ईयर को एमपी पब्लिकेशन और किरण दोनों का मैं लिया हुआ था, क्योंकि किरण में टॉपिक वाइज रहते हैं और एमपी पब्लिकेशन में ईयर वाइज दिया हुआ रहता है, तो उनको रिवाइज किया करता था। और एक चीज़ मैंने ये अपनाया था कि मेरे फादर मेरे के काफ़ी सपोर्ट करते, तो उनको लगता था कि मैं एक चीज़ सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द कवर कर लूँ इंग्लिश को, तो मैं क्या करता था एमपी पब्लिकेशन लास्ट में जो आंसर की है उसको फोटो खींच लेता था और मैं फादर को दे देता था, और मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट ABCD इस टाइप का करता था, जिसमें उनको लगता था गलत है तो वहाँ मैं पीछे से सोल्यूशन देख लेता था। तो इस तरह से मतलब 2 घंटा का अगर है तो वो मतलब 1 घंटा मेरा निकल जाता था जल्दी से, या 50 मिनट में एक टॉपिक हो जाता था मेन से। इसमें कम टाइम में मतलब मैं ज़्यादा कवर कर पाया, तो इंग्लिश को मेरा ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, और मैथ्स को ही मैं ज़्यादा टाइम दिया करता था। और बाकी जनरल स्टडीज़ का एक वीडियो कोर्स में पूरा कोर्स किया था, और करंट अफेयर्स हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं किया था, वह स्टैटिक पार्ट जो भी है मैं जेपीएससी की प्रिपरेशन किया था, तो वहाँ से लगभग ऑलमोस्ट मेरा ठीक था। अब मेरा जीएस में मेन फोकस रहता था पॉलिटी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, और इकोनॉमिक्स से तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, और साइंस तो चूँकि अपना है तो वो अच्छा है, बस बायोलॉजी में फोकस करना जरूरी होता है, क्योंकि बायोलॉजी वी हैवंट स्टडीड आफ्टर 10th। ये मेरा था। जैसा समझा है, आप अगर इसमें कंक्लूड करेंगे कि यार एक स्पेसिफिक अप्रोच था, आप लोगों को मॉक टेस्ट और पढ़ते पढ़ते आइडिया लग गया कि यार ये मेरे वीक एरियाज हैं, इन पे मेहनत ज़्यादा करनी है, और फिर उसी के हिसाब से आपने अपने पढ़ाई के स्ट्रक्चर को बना लिया कि यार ये मेरा पढ़ाई का फ्लो रहेगा, जहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा वीक एरियाज है उस पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, और जो टॉपिक्स मेरे को आते हैं उस पर बस डेली रिवाइज करना, डेली सवाल लगाना। क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत सारी किताबें कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस कर रहे हैं, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को वो सही से फिल्टर डाउन नहीं कर पा रहे, नैरो डाउन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आपके जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझेंगे कि यार कैसे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज अपने पढ़ाई को ब्रेक डाउन करें, और उसी हिसाब से सोर्सेज को यूज़ करें अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए। चलिए, अच्छा था। एक जैसे गौरव ने बताया था कि उन्होंने नोट्स बनाए हुए थे अपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह के, और बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है या नहीं है। तो रोहित, आप
का आप नोट्स बनाते थे? आपका क्या अप्रोच रहता था नोट्स के लिए? मेरा अप्रोच ये रहता था कि मैंने एक भी पेपर रिलेटेड चीज़ नहीं उठाई अपने पूरे एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन में। एक भी बुक नहीं, एक भी कॉपी नहीं, पेन नहीं, कुछ नहीं। इट वाज ऑल माय लैपटॉप। सिर्फ मॉक देने के लिए पेन कॉपी उठाता था बस। बाकी उसके अलावा मैं नोट्स नहीं बनाता था, बिकॉज उसके 2 रीजंस थे। जैसे मैंने बताया, यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने बहुत थरो की हुई थी, सो ऑब्वियसली स्टैटिक पार्ट क्लियर था। एंड रिगार्डिंग दी अदर नोट्स, वो ऐसे थे कि मैंने उसके पीडीएफ सेव कर रखे थे। जो शॉर्ट ट्रिक्स होते थे और जो मॉक्स मेरे गलत हुए रहते थे, उनके मैंने पीडीएफ सेव कर लिए थे एक जगह पे, और वो मैं जब भी रिवाइज करना था तो डायरेक्ट उन पीडीएफ से ही पूरा सॉल्यूशन फिर से देख लेता था, रादर देन कॉपी में लिखने से। बिकॉज मेरा ऐसा अप्रोच रहता है कि अगर आप कॉपी, मेरा अप्रोच है पर्सनल, कि कॉपी में लिखना रेपिटेशन ऑफ टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं दोबारा पीडीएफ से ही पढ़ लूंगा, और पीडीएफ में स्पेसिफिकली वो ही पार्ट्स रखूंगा जिन पे मुझे फोकस करना है, या जो मेरे गलत हुए या जो ट्रिक्स हैं। तो मेरा पूरा डिजिटल रहा प्रिपरेशन 100% थ्रू आउट। बढ़िया। अमित, आपने नोट्स कैसे बनाए, कैसे यूज किया नोट्स को? सर मेरा भी वैसा ज़्यादा नोट्स, मतलब बस नोट्स मेरा भी ज़्यादा नहीं बना है उस तक। एक्चुअली मैं पढ़ते जाता था बस। इंग्लिश का कुछ लिख के रखा था मैं, वो कंप्रीहेंशन का 2-4 रूल जो सर बताते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह जो बताते हैं। बाकी तो वैसा ग्रामर का मैं नहीं, मैं बुक को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बुक को करता हूँ। बाकी रिवाइज करना इज़ द बेस्ट पार्ट विच आई हैव डन मोर। मैंने भी ज़्यादा मतलब नोट्स कॉपी कभी नहीं बनाया रिवाइज वाइज। मेरे स्कूल टाइम से उतना मतलब हमेशा से नहीं किया हूँ। शायद ये मुझे करना चाहिए, तो थोड़ा सा रखना पड़ता है, चाहिए होता है, क्योंकि वो भी थोड़ा टाइम सेव करते हैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। नहीं, सबका अपना अपना अप्रोच होता है, तो किसी के लिए वर्क करता है, किसी के लिए नहीं वर्क करता है, तो वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। साजिद, आपने कैसे नोट्स बनाए, कैसे यूज किया? नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोहित ने जैसे बताया वो तो पीडीएफ से ही पढ़ते थे या लैपटॉप में सब कुछ था। तो मुझे ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी रखना, मतलब मेरे सिस्टम पर डिपेंडेंसी रखना चाह रहा था कि क्लास में कभी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई वायरस आ गया, लैप सिस्टम ही खराब हो गया, तो फिर क्या करूँगा। तो मैंने हर चीज़ के नोट्स बनाए थे। तो मैं जैसे क्वांट करता था, तो क्वांट में भी कुछ क्वेश्चन मुझे हमेशा ही चैलेंज करते थे, तो मैं क्या करता था, उनको ही नोट बना लेता था कि ये क्वेश्चन को ऐसे करना है। कोई बार सॉल्यूशन में कुछ अच्छी एक्सप्लेनेशन दिखती थी, उसको भी नोट डाउन कर लेता था। मॉक्स देता था, मॉक्स में जो भी कोई क्वांट का अच्छा क्वेश्चन दिखता था, जो बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है उसे भी नोट डाउन कर लेता था। तो क्वांट के तो मैंने इस तरह से नोट्स बनाए। और इंग्लिश में भी मैंने जो क्वेश्चन मुझे चैलेंज करते थे, ग्रामर के कुछ रूल्स जो हमेशा प्रॉब्लम करते थे, उनको ही नोट्स बनाए। क्वेश्चन जो भी कोई नया क्वेश्चन, कोई वोकैब का वर्ड, इडियम फ्रेज या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे मिलता था मॉक्स में, उसको भी मैं नोट डाउन कर लेता था। रीजनिंग का कोई मैंने नोट्स नहीं बनाया, और जीए के मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। तो जीए में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीए ना बहुत ज्यादा कई बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। अगर जीए आपने बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसा होगा कि कितना भी पढ़ लो, आपको भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो करंट अफेयर जीए में मैंने सबके नोट्स बनाई थे, फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने करंट अफेयर के भी, जो मैंने लास्ट में बताया था कि 15 डेज पहले मैंने करंट अफेयर का कोर्स किया था, तो उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे। सारे करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे, अराउंड 1500 के आसपास क्वेश्चन थे, वो मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए। वो काफी टाइम लगा मेरा उससे बनाने में, लेकिन ना मेरे को रिवाइज करने में बहुत आसानी हुई। मैंने 4-5 बार वो रिवाइज कर ली थी, और बहुत कम टाइम लगता है रिवाइज करने। तो नोट से ही होता है कि अपने ना रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो सही है। नोट्स का खैर आपने उस वे में यूज किया कि फाइनल जब रिवीजन वाला टाइम आया तब उनको यूज कर लिया, और बाकी जैसे रोहित और बता रहे थे, इनके अपने सोर्सेस थे जहाँ से इसको रिवाइज कर लेते, सवालों को वापस देख देख के ये लोग पढ़ लेते थे। तो सही है, सबका अपना अपना अप्रोच होना चाहिए, यही हम स्टूडेंट्स को मैसेज भी देना चाहते हैं। तो जब आप पूछते हैं कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए, तो आई थिंक आपके प्रिपरेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक्स कितने वीक हैं, आप कैसा सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, पीडीएफ वाला, ऑनलाइन नोट्स वाला, हार्ड कॉपी नोट्स वाला, ये आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन नोट्स होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन में काम आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन नोट्स हो, कॉपी वाले नोट्स हो। बट यस, द नोट्स यूजुअली हेल्प, तो आप लोग ज़रूर बनाएं, बट आप अपने हिसाब से बनाएं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। तो अभी जो हमारे स्टूडेंट्स ये सेशन को देख रहे हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि आप कुछ एडवाइस दें कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकें, ताकि वो भी अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकें। तो गौरव, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है एसएससी के जर्नी में कंसिस्टेंसी। मतलब हो सकता है कोई एवरेज स्टूडेंट है, कोई अबव एवरेज है, बट जो कंसिस्टेंट होगा तो एग्ज़ाम निकाल ले जाएगा।
यहाँ पे मतलब कोई एवरेज स्टूडेंट है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई नहीं है, लेकिन ये इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये इतना मतलब बड़ा प्रोसेस है, तो हर कोई टिक नहीं पाता है। तो अगर कंसिस्टेंट है और डेडिकेटली बंदा बैठ के 6 घंटा अगर बुक के सामने, 6 नहीं तो जितना होगा 3 घंटे 4 घंटे या 5-6 घंटे, मतलब वो डेली बैठना चाहिए और बुक्स को मतलब पढ़ना चाहिए, तो फिर वो हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए और वो डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ एक पोस्ट चाहिए SSC CGL के थ्रू, तो फिर वो उतना टाइम अगर हम लोग दे देंगे एडुकेटली तो फिर वो निकल जाएगा एग्जाम। रोहित, आपकी जैसी जो रैंक आई है MEA वाली पोस्ट, ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स का वो ड्रीम होता है, तो उन एस्पिरेंट्स को जो ये ड्रीम रखते हैं उनको आप क्या सजेशन, क्या एडवाइस देंगे? उनको मैं ये बोलूँगा कि अपने प्रिपरेशन को 3 चीज़ों पे बेसिस रखिए। पहला होना चाहिए आपका कि आप सिलेबस और एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर और पैटर्न को अच्छे से समझो, उसको ब्रेक डाउन करो बिल्कुल अपने हिसाब से कि मुझे कैसे पढ़ना है। किसी और की मत सुनो, किसी और को मत देखो, अपने आप को पहले देखो। हमारी गाइडेंस बाद में आती है, पहले आप आते हो। तो सबसे पहले आप वो देखो, उसको एक स्ट्रक्चर बनाओ कि मुझे ऐसे 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 खत्म करना है। दूसरी बात, कभी इस बात पे फोकस मत करो कि मैं एक दिन में कितने घंटे दे रहा हूँ। इस बात पे फोकस करो कि मैं एक दिन में कितना पढ़ रहा हूँ, क्वालिटेटिवली कितना कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिवली से कोई मतलब नहीं है। कोई इंसान जो 2 घंटे में कर सकता है वो दूसरे को 10 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 घंटे में उठ सकते हो पढ़ाई करके, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात आपकी जो आती है दैट इज इंटरनल। आपको इंटरनली कैसे रखना है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको पॉजिटिविटी रखनी है और आपको पीछे के बारे नहीं सोचना, आगे के बारे नहीं सोचना। आपको सिर्फ आज के बारे में सोचना है कि मैं आज कैसा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बस इस पे फोकस होना चाहिए। रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए और डर भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि एग्जाम के दिन आपको क्या फॉलो करना है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम रिलेटेड ट्रिक्स, कौन से शॉर्टकट्स आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्यों किसी क्वेश्चन पे ज्यादा देर नहीं देना है टाइम, बिकॉज SSC में सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम। और थर्ड चीज ये कि SSC में जब आप सेक्शंस अटेम्प्ट करते हो जैसे Tier 1 में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन सा ऑर्डर आपके लिए सबसे ज्यादा काम करता है। सो ऐसी चीजें, सो बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी टाइमलाइन बेस्ड प्रिपरेशन, आपका इंटरनल मैकेनिज्म आपने अपने अंदर में माइंड कैसा रखा है, और थर्ड एग्जाम डे के रिलेटेड ट्रिक्स। ये तीनों चीजों को सही करो कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ, आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। बहुत ही अच्छे तरीके से पुटअप किया कि वैल्यूज और कैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो अमित, आप क्या सुझाव देंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो इन सब तैयारी को देखते हैं कि यार इस कोचिंग के बिना नहीं हो सकता, उन सबको आप क्या एडवाइस देंगे? जी सर, मैं चूँकि रूरल बैकग्राउंड से, इसके लिए मैं अच्छे तरह से बता सकता हूँ। सर, रोहित ब्रो ने बहुत सही से बताया जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, और गौरव ने भी, कि हमें कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। मैं तो ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस पर देखिए क्या क्या ज़रूरी है नहीं है। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना कि आई कैन डू इट। क्योंकि बाहर से एग्ज़ाम का कंपटीशन देख के काफ़ी टफ लगता है कि इतने कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, इतने अलग अलग अच्छे बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये तो ऑफ कोर्स सभी का माइंड में आता है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, फिर भी सिलेक्शन का रेशियो तो चूँकि बहुत कम है, फिर भी उनमें से जो कंसिस्टेंट रह पाते हैं डेली, क्योंकि और डर हमेशा नहीं होना चाहिए। हम मेहनत सबसे पहले होना चाहिए और डर बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप डरोगे तो बीच में आपका जो पेस है वो टूट जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले अपना स्ट्रेटेजी बनाना होगा, कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसमें कितना फोकस, किसमें कितना टाइम देना है, ये सारा स्ट्रेटेजी मेन है। उसके बाद आप डे बाय डे वर्क करते रहिए। और रोहित भाई ने भी जो बोला, क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ विच वी पुट इन ए डे, क्योंकि 4-5 घंटे भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि SSC सिलेबस वो बहुत बड़ा नहीं है। इंग्लिश और मैथ तो प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, वही मेंस वाला सिलेबस आप प्री में भी पढ़ोगे, वही मेंस में करना है। और प्री में रीजनिंग का सिलेबस तो बहुत कोई बड़ा नहीं है, बस GS बड़ा है, लेकिन उसका भी एक फिक्स सिलेबस है। आप उसी को थोरोली अगर पढ़ते रहोगे तो वो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि जैसे आप जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ फिक्स सेक्शन, आप पूरा UPSC टाइप का प्रिपरेशन करोगे तो फिर यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
मैं ये बस यही बोलूँगा। और थर्ड चीज़, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी करते रहिए, हो जाएगा। भाई गॉड्स ग्रेस एंड बाकी सभी की दुआ रहेगी, तो आप आराम से कोई भी जो मेहनत करेंगे वो जरूर पास हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स जो रूरल बैकग्राउंड से हैं उनको अमित और मैं दोनों यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि यार सबसे पहले तो डरो मत, ठीक है। रूरल अर्बन आज के ज़माने में जब चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, सब बराबर हो गया है, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो अब वो डरने वाली बात छोड़ दीजिए कि आप क्रैक नहीं कर सकते। बाकी एक चीज़ जो बाकी कैंडिडेट्स ने बताया है कि प्लानिंग होनी चाहिए। आप कुछ भी आज के टाइम में नहीं पढ़ सकते, सिलेबस डिफाइंड है, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए क्या पढ़ना चाहिए, और फिर मेहनत है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। एंड साजिद, आप बताइए कि जो जॉब में कैंडिडेट्स हैं जो ये तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी कि कैसे उसको मैनेज करें और कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? जॉब वालों के साथ सब जैसे बाकी सब तीनों लोगों ने भी बोला, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंट जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अपने क्या कहते हैं, शाम को आके कुछ भी हो जाए, पहले तो अपनी जो सोशल लाइफ है उसको थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है ना हमारा सोशल लाइफ की वजह से होता है, फ्रेंड्स की वजह से, फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मतलब सोशल मीडिया पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें छोड़ के ना फोकस करना पड़ेगा कि आपको इतने टाइम प्रिपरेशन करने, इतना टाइम, इतनी चीज़ें आपको एक दिन में कवर करनी है। टाइमली मैनर में मत कीजिए कि 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे में। एक सेट टारगेट बनाइए कि इतना करना है। मान लीजिए मैं जैसे सेट टारगेट बनाता था कि यार मेरे को ना आज इतना चीज़ें करनी है, तो मैं किसी तरह से ना जब मुझे ऑफिस टाइम में भी थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता था, लंच टाइम में भी मिलता था, तो मैं उसमें भी ना ऐसा, जैसे मैंने 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाया कि आज दिन में मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं क्वांट के। तो मैं क्या करता था कि यार मुझे लगता है शाम को आज हो नहीं पाएंगे, 80-90 हो पाएंगे, तो मैं सोचा था लंच टाइम का भी ना यूज कर लूँ थोड़ा सा। तो लंच टाइम में भी 10-20 क्वेश्चन कर लिए किसी तरह, ठीक है। और फिर बीच में कभी टाइम मिला के इसी तरह से तो क्वेश्चन कर लिए, या फिर और उस टाइम कुछ टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे क्वांट के क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं, ये जो होते हैं वॉकअप वाला सेक्शन और जीए वाला सेक्शन उस टाइम में कवर कर सकते हो अपने सेल फोन के थ्रू, ठीक है। तो ये एक तो आपको ये करना है, और दूसरी है ना आपको बाकी लोगों की नहीं सुननी है। बाकी लोग जब एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन होता है ना, बाकी लोग आपको सलाह देते हैं कि यार ये एग्जाम तो डिले हो जाता है, किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और आपका जो वीकेंड होता है ना उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि जॉब वालों के लिए तो वीकेंड ही है, वो वीकेंड ही है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो वीकेंड को अच्छे से यूज करें और सेल्फ असेसमेंट अपना करते रहे। मॉक देने के बाद सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वीकेंड मतलब जब कोई टाइम है तो मॉक दीजिए और असेसमेंट कीजिए। कभी कभी आपको लगेगा ये वाला फेज जरूर आने वाला है कि हमसे नहीं होने वाला, ठीक है, हमसे नहीं होने वाला, लेकिन आप ना कुछ टाइम का ब्रेक भी लिया कीजिए। जब आपको लगे कि यार बहुत चीजें सही नहीं हो रही, इतना पढ़ने के बाद भी रिजल्ट बहुत खराब हुआ जा रहा है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर से दोबारा शुरू कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और फिर से शुरू कीजिए। आपको अगर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपको ये एग्जाम करना है या नहीं करना, और करना है तो क्यों करना है। और आपको लगता है, जैसे मुझे लगता था कि यार मैं अगर ये एग्जाम नहीं करूंगा तो फिर मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, तो ये भी अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर दोबारा से शुरू कीजिए। ब्रेक जरूर लीजिए जर्नी में। कई बार आपको लगेगा कि नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे ब्रेक लेके दोबारा शुरू कीजिए एग्जाम को, प्रिपरेशन को, और असेसमेंट अपना रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बताइए इन्होंने कि असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। खुद को अंधेरे में बिल्कुल ना रखें, टेस्ट लगाएं, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, जितना टाइम मिल रहा है उसको यूज़ करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, क्योंकि यार एग्ज़ाम का जर्नी बहुत ही वैसा ऑलरेडी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, कंपटीशन बहुत हाई है, उसमें आप डिस्ट्रैक्शन के कारण अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करें। तो ये मैसेज बहुत सही साजिद ने बताया है। लक्ष्य, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, ये एस्पिरेंट्स को हेल्प भी करेगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो नंबर ऑफ सोर्सेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5-6 जगहों से पढ़ रहे हैं। उससे बेटर है कि आप 2 सोर्सेज या मैक्सिमम 3 सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लो, अच्छे वेबसाइट्स या अच्छे बुक्स जो भी हैं आपके हिसाब से, और उनको 2 से 3 बार रिवाइज करो, रादर देन आप 5 से 10 सोर्सेज करो और उनको एक ही बार करो, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। 2 से 3 सोर्सेज कर लो और उसको बार बार करो, दैट इज द की। बिल्कुल सही एम्फेसाइज किया कि आज के टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे सोर्सेज हर जगह से मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं किसका मटेरियल ले, कहाँ से पढ़े, कहाँ जाएं। तो बेटर है कि आपके 2-3 सोर्स फिक्स हो जाने चाहिए और उसको लगातार करते रहना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ जाए, सवाल बैठ जाए, फ्रेजेस बैठ जाए, वो क्या बैठ जाए। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया रोहित, तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो सभी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको मैं ये बोलूँगा कि आपने आज जो स्ट्रैटेजी सुनी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट से,
उनके ऊपर अमल करें, अपनी अपनी प्रिपरेशन में उनको अपने हिसाब से यूज़ करें। फॉर श्योर आपको हेल्प करेगी ये स्ट्रैटेजी। और ये सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे और कैंडिडेट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके कोई जानने वालों में SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताएं, और टेक्स्टबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी नोट पे ये सेशन हम एंड करते हैं। आप सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत थैंक यू, एंड ये आपने अपना टाइम दिया और हमारे साथ इतना डिस्कशन किया, स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजीज बताई, बहुत अच्छा लगा। और पूरी टेक्स्टबुक टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से, एंड आपको आपकी आगे की जॉब के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक, एंड बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू एंड बाय बाय।